नमस्ते। जेल के बारे में हम सब ने सुना बहुत है, लेकिन उसके अंदर की हकीकत को बहुत कम लोग जानते हैं। इच्छा होती है, लेकिन उस जगह पर जाना कोई नहीं चाहता। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उस जेल के अंदर गुजारा है और देश के अंदर बहुत ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनके वो गवाह रहे हैं। तो मेरे साथ स्वागत कीजिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल जो दिल्ली में स्थित है, वहां पर अपनी सेवाएं दे चुके सुनील गुप्ता सर का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पैनल में हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के आउटपुट हेड सोनू शर्मा और मेरे सहयोगी दीपिका। हम तीनों सर से उस चार दीवारी के अंदर की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। सर पहला सवाल मेरा ये, जेल को सुधार गृह कहा जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि सुधार गृह कहा जाता है, सुधार गृह कहा जाता है। तो उसी नोट पे मैं शुरू करूंगा। क्या भारत की जेल, जिसमें तिहाड़ जेल सबसे बड़ा जेल है, तो वो एक नज़ीर बनता है, क्या वो सुधार गृह है? और मुझे एक फिल्म याद आती है, कालिया। 50 साल करीब उस फिल्म को हो गए। उसमें एक डायलॉग है कि जेल के अंदर तो कल्लू गया है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो कालिया बन के निकलेगा। तो क्या 50 सालों में उसमें कोई परिवर्तन आप देख पाए? देखिए, डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कितना इन्वेस्ट कर रही है जेल पे। जनरली क्या होता है, जेल जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिस पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो है ये लास्ट प्रायोरिटी एरिया का सब्जेक्ट होता है। कोई नहीं सोचना चाहता रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में। तो दिल्ली में कई बार हमारे ऐसे आईजी डीजी आ जाते हैं जो रिफॉर्म्स के बारे में सोचते हैं। नहीं तो और जगह मैंने देखा है कि उनके पास इतने फंड्स ही नहीं होते जेल चलाने के, तो रिफॉर्म्स और इसकी जो है डिफॉर्मेशन का वो कहाँ सोचेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसे में आप जब तिहाड़ जेल की आपने बात की, मैंने शुरुआत में कहा कि सर आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उस जेल में सेवा देते हुए गुजारा है और बहुत सारे आपने चेंजेस लाए हैं, बदलाव लाए। जैसे मैंने कहा ना कि रिफॉर्म बहुत कम लोग लाते हैं, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें हैं चल रही हैं वो उन्हीं रिफॉर्म्स की बदौलत हैं। तो आज जब आप 2016 में रिटायर हुए, आज तकरीबन 10 साल आपको रिटायरमेंट के बाद हो गए, जब आप चेयर पर बैठते होंगे अपने घर पे सोचते होंगे कि ये काम मैंने बहुत अच्छा कर दिया। तो एक काम बताइए सर जो आपने कहा कि ये तिहाड़ जेल के लिए मैंने किया और जिसको देश के बाकी जेलों ने अगर अडॉप्ट किया हो। काम तो अगर मैं सोचता हूँ ना तो काफ़ी अच्छे किए थे। देखिए, सबसे जो दिल्ली जेलों की बात है, तिहाड़ जेल तो एक पार्ट है उसमें। दिल्ली में 3 कम्प्लेक्स हैं। एक तिहाड़ जेल कम्प्लेक्स है जिसमें 9 जेलें आती हैं, एक मंडोली जेल कम्प्लेक्स है जिसमें 6 जेलें आती हैं, और एक रोहिणी जेल है जिसमें कि 1 जेल है। टोटल 16 क्लोज जेलें हैं। उसके बाद ओपन जेल, सेमी ओपन जेल, वो सब अटैच्ड हैं इनके साथ। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है दिल्ली की, इसमें करीब 10,000 प्रिजनर जो है रखे जा सकते हैं, जो सैंक्शन कैपेसिटी है। अगेंस्ट दैट यहाँ पे करीब 20,000 से ज़्यादा प्रिजनर जो है जेलों में रहते हैं, 100% ज़्यादा। अब आप रिफॉर्म्स की बात करते हो, मतलब रिफॉर्म्स का जो सबसे पहला पिलर है वो टूट के नीचे गिर पड़ता है कि अगर आपने 10 की जगह 20 लोग रखे हुए हैं। मतलब रिफॉर्म के लिए सबसे पहले तो आप उनको स्पेस दोगे रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए। अगर आप वो स्पेस ही नहीं दे पा रहे, दिल्ली में तिहाड़ में कई जेलें ऐसी हैं जिसमें कि 4-4, 5-5 गुना लोग हैं। जेल नंबर 3, जेल नंबर 4, जेल नंबर 1, 3-3, 4-4 गुना लोग हैं। मतलब जहाँ पे आपने 1000 लोग रखने हैं, अगर वहाँ पे आपने 3000 लोग रखे हुए हैं, तो आप रिफॉर्म्स का सोचते हो। मैं कहता हूँ बड़ी हाई थिंकिंग है आपकी कि आप रिफॉर्म्स का सोचते हो। तो पर रिफॉर्म्स का पहला सबसे बड़ा पिलर ही टूट के नीचे गिर पड़ जाता है जब आप इतने ज़्यादा लोग रखते हो। लेकिन सर आप बता रहे हो डबल के करीब है, लेकिन उसी तिहाड़ जेल में सर वीआईपी भी बहुत आते हैं, उनके लिए अलग से कमरे मिल जाते हैं, उनको मसाज मिल जाती है। बहुत अच्छी बात। और आपके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सर ऐसे वीआईपी लोग रहे जो आपके सुधार गृह में आपके दौरान पहुंचे, और कितने सुधरे हमने देखा है? देखिए, वैसे तो डिपेंड, मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपका आईजी एक ऐसा है जो कि चाहता है कि वाकई सुधार होगा। जनरली देखें क्या होता है कि तिहाड़ की पोस्टिंग जो है, चाहे आईजी की पोस्टिंग है, चाहे सुप्रिटेंडेंट जेल की पोस्टिंग है, ये सारे डेपुटेशन पे आते हैं। बीच वाली पोस्ट तो डीआईजी, एडिशनल आईजी वगैरह होती है।
ज़्यादातर पोस्टिंग यहाँ पे जो होती हैं ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग होती है। इवन किरण बेदी को आप देखें, जी जी, किरण बेदी ने खुद अपने उसमें एक सीरीज में कहा हुआ है कि उनको जो तिहाड़ पे पोस्ट किया गया था वो एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग जो है उन्होंने किया था। ये तो अगर तिहाड़ की किस्मत बहुत अच्छी है कि अगर उनके रिफॉर्मेटिव व्यू हैं तो उसका आपको फ़ायदा मिल जाता है और रिफॉर्म्स होते हैं। जब एक आदमी खुद एज पनिशमेंट पोस्टिंग पे आया होगा तो उससे ये सोचना कि वो रिफॉर्म्स करेगा, तो ये मुझे लगता है कि हम उसके ऊपर एक्सेस कमिट कर रहे हैं। कुछ एक आते हैं, मतलब जेल जैसी जगह पे आर.एस. गुप्ता रहे, किरण बेदी रही और अजय अग्रवाल रहे, कुछ एक रहे जिन्होंने एडवर्स उसमें भी काम किया। पर ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ पे आके टाटा फीस हो जाते हैं जब उनको लगता है कि उनको जो है पनिशमेंट पोस्टिंग पे उस फला अफसर ने पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेजा है, तो वो आके वो काम नहीं करना चाहते हैं। उनको खाली समय काटना होता है या अपना एक क्लिक बना लेते हैं। क्लिक ऐसा बना लेते हैं कि उनके जो पर्सनल स्टाफ होता है, पर्सनल स्टाफ भी जेल का एक डीएसपी लेवल का होता है जो उनके पर्सनल स्टाफ में होता है, उसको कहते हैं तू जेल चला। वो फिर जेल अपनी मर्जी से चलाता है। उस बंदे को पता होता है जो उनका पर्सनल स्टाफ होता है कि साहब को क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सर वो साहब को वो वाली चीज़ पहुंचा देगा, जेल चलती रहेगी। चौटाला साहब रहे हैं, नीरज भवाना भी रहे हैं, तो ये क्या क्या रहता था सर, इनका कैसे शेड्यूल रहता था? मतलब आप ऐसे गलत वो लिंक कर रहे हैं, चौटाला साहब उधर से नीरज भवाना को आप लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का आप करें या दूसरे रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे, कोनी मोई रही हैं और जी राजा रहे हैं। तो काफ़ी ये तो मतलब चलता रहा है कि यहाँ पे ये लोग आते हैं और रहते हैं। पर मेरा जो इसमें ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ आप मेरे से पूछना चाहते हैं, वो ये है कि जब भी कोई हाई फ्लाई आता है तो सिस्टम आपका धाराशाह हो जाता है। जितने मर्जी आप रिफॉर्म्स की बात करो, ये तो अगर कोई आपका जो आईजी है या सुप्रीम जेल बड़ा स्ट्रांग है कि वो उसको धाराशाह नहीं होने देता। जैसे किरण बेदी का मैं कहूँगा कि जब किरण बेदी थी तो वहाँ पे किसान नेता जो है जेल पे आए थे, उन्होंने हुक्के की मांग की। जेल मंत्री ने कहा हुक्का दे दो, पर उन्होंने किरण बेदी ने कहा नहीं, बिल्कुल हुक्का नहीं देना। ये महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर रहे हैं। टिकैत सिंह की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई ऐसे होते हैं जो कि इस सिस्टम को जो है कोलैप्स नहीं होने देते। पर ज़्यादातर का मैंने देखा है कि सिस्टम आपका एकदम कोलैप्स हो जाता है। चार्ल्स सोबराज था, उनके बारे में मैंने किताब में अपनी लिखा हुआ है कि किस तरीके से सिस्टम जो है चल रहा था। अच्छा सर, हम एक सवाल दीपिका में इससे जुड़ा ही सवाल है सर। चार्ल्स सोबराज ने तो सर मैं सुना कि आपकी नौकरी में भी मदद की थी सर, वो क्या किस्सा था सर? वो देखिए, ये चार्ल्स सोबराज जो है ये टाइपिंग का काम करता था। अच्छा सर। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी फिर एलएलबी की, फिर एलएलएम कर रहा था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले रेलवे में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर मैं जेल पे आया। जेल में जब आया तो एक धारणा थी, गलत धारणा थी। यहाँ के लोगों को गलत धारणा थी कि जेल जो है दिल्ली के शहरी लोग तो चला ही नहीं सकते। उनका ये था कि जेल जो चला सकते हैं एक पार्टिकुलर एक कास्ट के लोग हैं वो चला सकते हैं, और भी पार्टिकुलर स्टेट के लोग हैं वो चला सकते हैं। तो जब मैं आया, पतला दुबला सा मैं लगता था, यूनिवर्सिटी से निकल के आया था, तो मैं जब आया तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने मुझे सिलेक्ट किया है। तो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया था, मुझे मना तो मुझे पता था इतना तो कि कोई मुझे मना नहीं कर सकता। पर जब मैं आया मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ज्वाइन करवा लें। तो जो सुपरिटेंडेंट जेल थे, BL विज थे उस टाइम पे, हरियाणा कैडर से थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम जेल चला सकते हो, तुम अपना देखो, पतले से तुम लगते हो, तुमसे कोई कैदी डरेगा नहीं। तो मैंने कहा सर जेल कैसे चलानी है? वो जेल मैनुअल के हिसाब से मैं चला लूँगा, मुझे पढ़ा लिखा हूँ, मैं चला लूँगा। उन्होंने कहा आप वेट करो। उन्होंने करीब करीब मुझे 2-3 घंटे जो है वेट करवाया। तो इतने में एक चार्ल्स सोबराज प्रकट हुए जिनको मैं नहीं जानता था। मैं सोच रहा था कि शायद वो कोई जेल के ऑफिसर है। मैं उनको देख के खड़ा हो गया। जब वो सुप्रीटेंडेंट के कमरे में गए, हम तो सुप्रीटेंडेंट के कमरे में पूछ के जा रहे थे अंदर, वो सीधा अंदर घुसे। तो मैंने सोचा कोई जेल के अफसर हैं, तो मैं उनको देख के खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आप नए हो? मैंने कहा हाँ, मैं ऐसे ऐसे नया असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट ज्वाइन करने के लिए आया हूँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है, इज ही क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स? सुप्रीटेंडेंट की तरफ हाथ करके कहा, मैंने कहा यह इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। तो उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो लेके और मेरे को टेकन ऑन स्ट्रेंथ का लेटर जो है साइन करवा के दे दिया। पर उसमें 2-3 घंटे तो मुझे लगता है लगे मुझे वहाँ बाहर वेट करनी पड़ी। बिल्कुल। अब यहाँ तो हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं बहुत ही लेमैन तरीके से जो हमारा शो देख रही हूँ, आम आदमी के लिहाज से आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। आपकी जॉब प्रोफाइल में और हमारी जॉब प्रोफाइल में एक बहुत कॉमनैलिटी रही है, हम खबरें बताते हैं जो क्राइम होता है, और क्राइम होने के बाद आप उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों से रोज आप दो चार होते हैं। कैसा आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा? एक जेलर की इमेज तो होती है कि बहुत सख्त होंगे, लेकिन वो जेलर एक जेल के अंदर की लाइफ को और जेल के बाहर की लाइफ को किस तरह से बैलेंस और डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए क्या है कि मैं जब जेल उस पे गया, नौकरी पे पहला दिन था मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे एक यूथ को एक होता है पुलिस की वर्दी पहननी है, तो एक वो होता है, तो मेरे को भी वो शौक था। मैं जब गया तो राइफल सैल्यूट दिया, जैसे एंट्री की, तो लगा वाकई जो है हमने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। उसके बाद जो एक कैदी की परसेप्शन होती है कि कैदी कैसे होते हैं, मेरे ख्याल आप लोगों की अभी भी परसेप्शन वही होगी। हम बॉलीवुड की मूवी में देखते थे लंबे चौड़े कैदी होते हैं, बड़ी बड़ी मूँछों वाले कैदी होते हैं, और वो जो है पत्थर तोड़ रहे हैं, और बड़ी अलग सी मैं सोच के गया था कि कैदी ऐसे होते होंगे। तो जब मैं पहले दिन जेल के अंदर गया तो मैंने देखा कि आम जैसे एक बंदे हम बाहर देखते हैं वैसे ही बंदे घूम रहे थे वहाँ पे, प्राइवेट कपड़ों में थे लोग अब ज़्यादातर। तो मैंने अपने साथ वाले जो मेरे साथ ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कैदी कहाँ पे हैं? कहते यही तो सर कैदी हैं। तो मैंने कहा असली जेल कहाँ पे है? कहते यही तो जेल है जिसमें आप खड़े हो। तो मैंने कहा शायद कोई और जेल का एक एरिया होगा जिसमें कि खूंखार कैदियों को रखा होगा। पर देखा तो एकदम मेरी परसेप्शन जो है चेंज हो गई। जो मैं सोच के आया था कि लंबे लंबे मूछ वाले जो है कैदी होंगे, हमारे आपके जैसे कैदी थे, तो ये देख के मुझे बड़ा हैरानी हुई। और फिर जब उनसे डील किया, देखिए जेलें कैसे काम करती हैं कि अगर प्रिजनर हमें हेल्प ना करें तो हम जेल, मुझे नहीं लगता कि हम चला सकते हैं या इतना एफिशिएंटली चला सकते हैं जितनी एफिशिएंटली चलानी चाहिए। हर एक चीज़ में कैदी हेल्प करते हैं। आपको टाइप करवाना है, टाइप कैदी करेगा। खाना बनाना है, कैदी खाना बनाएगा। आपको मुलाकात कैदियों की उनके घर वालों से करवानी है, वो सारा कैदी ऑर्गेनाइज करेंगे। इवन सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी भी कैदी संभालते हैं। उस टाइम पे तो रात को नंबरदार होते थे जो हमारे सिपाहियों के साथ ही रात को जो है राउंड लगाते थे और पूरी निगरानी रखते थे प्रिजनर्स के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। और कोई बात होती थी वो ज़्यादा एफिशिएंट होते थे हमें ये बताने के लिए कि ये वाला कैदी मिसचीफ कर सकता है बानिस्बत की हमारा स्टाफ। ये पुराने टाइप के होते हैं सर, जो सजा काट चुके होते हैं काफ़ी। देखिए ये जनरली नंबरदार जो होते थे, अभी नंबरदारी सिस्टम अभी भी है कई स्टेट्स में, मेरे ख्याल हरियाणा पंजाब में भी है। ये पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस होता है। जो कैदी जिनको उम्र कैद काट रहे होते हैं उनको ये पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस देते हैं। पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस का मतलब ये होता है कि अगर कोई वो उनसे भूल चूक हो जाती है या प्रिजन ऑफेंस उनसे कोई हो जाता है तो उनको आम प्रिजनर की तरह पनिशमेंट नहीं दे सकते, उनकी खाली आप नंबरदारी तोड़ सकते हो। पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस जो है वो उनसे ले सकते हो। पब्लिक सर्वेंट के स्टेटस में उनको क्या फ़ायदा है? एक तो ये है कि आप अलग रहते हो, दूसरा आपको रेमिशन बड़ी अच्छी मिलती है, खाना अलग मिलता है, प्लस आपको जैसे जेल स्टाफ होता है उस तरह से जेल स्टाफ की तरह ट्रीट करते हैं। पर इसमें होता क्या था, हमने ये वाला सिस्टम जो है 1988 में, मेरा सबसे पहला शिकार यही हुआ कि मैंने ये वाला सिस्टम सबसे पहले एबॉलिश किया। क्योंकि मैंने देखा कि ये लोग जो है एक कंड्यूट का काम करते थे, करप्शन को बढ़ाने में और एक्सेसिस करने, प्रिजनर्स को पीटने में, एक्सटॉर्शन में ये नंबरदार जो है नंबर 1 होते थे। तो मैंने जब 1988 में हमारा नया जेल मैनुअल बनना था तो मैं उस कमेटी में अकेला मैं ही मेंबर था जेल की तरफ से। एक डॉक्टर बड़ा ठाकुर करके थे, हम 2 जनों की कमेटी थी। तो सबसे पहले मैंने इनका नंबरदारी सिस्टम तोड़ा, इनका जो पब्लिक सर्वेंट स्टेटस था इसको तोड़ा, ताकि एक्सेसिस होनी बंद हो, जो एक्सटॉर्शन होता है वो होना बंद। सर इसी से एक सवाल जुड़ता हुआ है, ये बड़ा कॉमन सी बात है, लोग कहते हैं कि जेल के अंदर फ़ोन पहुंच जाता है और जेल के अंदर से लोग बैठ के अपने गिरोह चलाते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है कि जेल के अंदर फ़ोन पहुंच जाए और वहाँ से कोई गिरोह संचालित कर रहा हो?
अंदर के लोगों की तो मिली भगत होती है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन ये कितने ऊपर तक होती है? जेल के अंदर ही पॉसिबल होता है कि आप जो है अपना गिरोह आराम से चला सकते हैं। देखिए क्या होता है, किसी टाइम पे होता था कि कोई भी गिरोह होता था, गिरोह जनरली जो निकलते हैं हमारी सोसाइटी से निकलते हैं। हाँ। वो गिरोह निकलते क्यों हैं कि उनको पब्लिक एक्सेप्टेंस होती है। अगर पब्लिक एक्सेप्टेंस ना हो तो ये गिरोह बने ही ना। आप देखें कास्ट लाइन के ऊपर ये गिरोह निकले हुए हैं। अगर दिल्ली में आप देखोगे एक पार्टिकुलर हाँ। कास्ट के लोग जो है ज़्यादा है उस गिरोह में। किसी टाइम पे होता था हमारे विलेजेस वगैरह में, और ज़्यादातर विलेज बैकग्राउंड से। किसी टाइम पे होता था विलेज बैकग्राउंड में कि अगर कोई आदमी क्राइम करता था, मर्डर करता था, आपने रेप किया या कुछ किया, तो आपको गांव निकाला हो जाता था। आपको बिल्कुल एक्स कम्युनिकेट कर देते, आपकी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखता था, हुक्का पानी आपका बंद हो जाता था। पर आज देखिए टाइम कैसे चेंज हो गया। आज की टाइम में आपको नई रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाती है। आपने अगर 6 मर्डर दूसरी जात के कर दिए फिर तो आप हीरो बन गए। नीरज बुवाना रहा होगा ना सर आपके टाइम पे? नीरज बुवाना रहा है। जितने भी आप गैंगस्टर जानते हैं तो सभी हम, क्योंकि दिल्ली में जो भी गैंगस्टर होगा उसके लिए एक ही जेल है, दिल्ली जेल। चाहे तिहाड़ में रहे, चाहे मंडोली में रहे, चाहे रोहनी में रहेगा वो यहाँ पे। तो किसी टाइम पे यहाँ पे एक त्यागी गैंग होता था। जब हम 81 में आए थे तब एक त्यागी गैंग होता था, वो भी वेस्टर्न यूपी का था। ओके। और अब दिल्ली के होम ग्रोन इतने गैंग हो गए हैं कि मुझे याद है कि जो गैंगस्टर होते हैं इनको हम आम प्रिजनर से अलग रखते हैं। तो इनकी जो लॉजमेंट है उसकी रिकमेंडेशन मैं करता था। एक कमेटी थी जिसका कि मैं हेड करता था। मैं रिकमेंडेशन डायरेक्टर जनरल को देता था और डायरेक्टर जनरल उन रिकमेंडेशन को जनरली मान के किस गैंग को कहाँ रखना है उसको वो ऑर्डर करते थे। जनरली क्या होता है कि अगर 2 गैंगस्टर हैं, दोनों अपोजिट उसके पार्टी के हैं, तो उनको अगर एक जेल में आपने रख दिया तो एक खून खराबा हो जाएगा, पक्का खून खराबा होगा। तो इसलिए आपको जो अपोजिट गैंग होते हैं उनको अलग अलग जेलों में रखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया 16 जेलें हैं, तो अपोजिट गैंगों को आप अलग अलग जेलों में सर इसी से रखेंगे। एक सवाल है, अभी एग्जैक्ट तो मुझे डेट नहीं याद आ रहा, एक वीडियो तिहाड़ का बड़ा वायरल हुआ था जिसमें एक गिरोह के लोगों ने एक कोई बड़ा गैंगस्टर था उसको किसी चीज से सुए से या फिर पता नहीं जो खिड़की में जो लगा तेजपुरिया, हाँ, टिल्लू तेजपुरिया था, उसकी बड़ी बेरहमी सत्य कि उसमें ये वीडियो में दिख रहा था कि आसपास बहुत सारे जेल के कैदी थे, कुछ जो आप नंबरदार टाइप के लोग बोलते हैं। वहाँ पे लोगों ने कहा कि क्या इनके पास बंदूकें नहीं थी, क्या इनको जब वो किसी को इतनी ब्रूटली किल कर रहे हैं तो भाई ऐसे में तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। अगर आप उनको 1-2 को अगर पैरों में ही शूट करते तो शायद वो उसकी जान बच सकती थी, बट वो आराम से वो पहले खूब तसल्ली बख्श होकर वो मारते हैं, फिर वो निकल भी जाते हैं। फिर बाद में जो हुआ तो हमें नहीं पता, वीडियो में उतना ही दिख रहा था। एक जेलर के नाते आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जेल के अंदर उस तरीके का कोई प्रिजनर है या इस तरीके की घटना हो रही है तो क्या एक्ट किया जा सकता है जब कोई सामने वाला किसी की जान लेने पर उतार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था टिल्लू तेजपुरिया का। अब देखें जेलर की जो सबसे पहली ड्यूटी होती है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर होती है। अगर एक प्रिजनर है जेल में, अगर आप उसको सेफ एंड सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, उसकी लाइफ ही खतरे में पड़ी हुई है और आपका जो स्टाफ है वो खाली उसको देखे जा रहा है और कुछ एक्शन नहीं ले रहा, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी बुजदिली थी स्टाफ की। और ख़ासकर देखें हमारे यहाँ पे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को हमने क्यों रखा हुआ है यहाँ पे जेल पे? उनको इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे 1976 में एक एस्केप हुआ था, टनल एस्केप हुआ था। अगर तिहाड़ जेल हमारी जो है, अगर उस टाइम पे खाली तिहाड़ जेल होती थी, अगर हम रिफॉर्म्स में आ गए हैं तो वायलेशन में भी सबसे आगे है। आप देखेंगे जितने एस्केप्स हुए हैं सब नए नए तरीके से हुए हैं और मेरे ख्याल हम ट्रेंड सेटर हैं कि एस्केप कैसे करने चाहिए। तो 1976 में बहुत बड़ा एस्केप हुआ था। उससे पहले एस्केप जो होते थे, दीवार फांद गया कोई या गेट से निकल गया, कोई मजदूर बन के निकल गया, ऐसे होते थे। वो बड़ा अजीबोगरीब केस था कि जिसमें एक वार्ड से एक टनल लगी, अंडरग्राउंड टनल बनी जो कि मेरे ख्याल 100 फीट के आसपास थी। 100 फीट खोदी, वो खोदी और वो से बाहर, मतलब जेल से बाहर निकल गए। तो उस टाइम पे 13 कैदी जो है उम्र कैदी थे जो भागे थे। तो उस टाइम पे देखा कि जो 13 कैदी भागे थे उस पार्टिकुलर स्टेट के हमारा स्टाफ था, वो पार्टिकुलर स्टेट के ही प्रिजनर थे जो भागे थे।
राज्य के भाई मिल गए। तो इन्होंने तब तमिलनाडु ये आपने इसलिए किया भाषा का हो रहा है उनका। हाँ, तो उसमें मतलब अनड्यू देखें क्या होता है कि हमारी कनाइवेंस तो प्रिजनर के साथ होनी चाहिए, पर अनड्यू कनाइवेंस नहीं होनी चाहिए। वो अनड्यू कनाइवेंस थी, उसमें स्टाफ को लग रहा था, मतलब जो सुपरवाइजरी ऑफिसर थे, स्टाफ उनके साथ मिला हुआ था, तभी इतनी लंबी जो है सर एक टनल जो सवाल है ये लोग खुद ले, गई। उससे पहले एक और सवाल मतलब लेटेस्ट है, एक रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले आई होगी यार, मुझे पता है आपके नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी। एक बड़ा हाई प्रोफाइल कैदी अभी तिहाड़ में है, बॉलीवुड के एक बड़ी अभिनेता, उसके बारे में रिपोर्ट आई थी कि वो एक दिन में या एक महीने में 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। आपको वो फिगर सही लगता है कि एक दिन में या अगर एक महीने में भी अगर वो 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो 1 करोड़ छोटी रकम नहीं है। तो पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस के पास जा रहा है? भाई जिस तरीके का पैसा लाओ कमाओगे, उस तरीके का पैसा उड़ाओगे भी। सुकेश चंद्रशेखर का जैसे मैंने पढ़ा था कि उसने किसी से करोड़ों रुपए जो 200 करोड़ के करीब जो उसने रैन बैक्सी वालों से या दूसरों से जो है ठगा था। तो उसमें अगर आप 1 करोड़ रुपए महीने का खर्च कर भी देते हो तो वो बड़ी बात नहीं है। तो मतलब फिगर को आप हो सकता है ऐसा हो संभव? सकता है, क्योंकि उसका मैंने ये सुना था कि वो हर एक स्टाफ को, एक तो उनको तंख्वाह जो सरकार देती थी, एक तंख्वाह वो देता था हर महीने। तो फिर ऐसे तो स्टाफ की भी क्यूरियोसिटी रहती होगी कि हमारी ड्यूटी यहाँ लगनी चाहिए, कुछ ऐसा रहता है क्या? नहीं नहीं, अगर आपकी ड्यूटी है या नहीं है पूरे स्टाफ तो को आप पूरे पूरे स्टाफ स्टाफ को ही वो देता था। मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है जिसमें पूरे स्टाफ को 2 तंख्वाह मिल रही है, एक सरकार दे रही है और एक कैदी दे रहा मतलब है। तिहाड़ का सबसे रईस कैदी यही होगा सर अभी तक का, देखा जाए तो। हाँ, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है 200 करोड़ रुपए उसने जो है कैसे एक्सटॉर्ट किए और किस तरीके से, इवन मैं बताऊं आपको, मुझे फोन आया, मैं तभी 2015 के आसपास ये जेल में आया था, तो 2016 में मैं रिटायर हुआ हूँ, तो 2016 में ही शायद मुझे एक फ़ोन आया कि मैं लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो मेरे को एक तरह का मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होता था तिहाड़ का। ओके, मतलब जितनी भी बार की मीटिंग्स वगैरह सारी मैं अटेंड करता था, मुझे याद नहीं रहता था मैं किस किस से मिला हूँ। तो जब उन्होंने कहा मैं लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, लॉ सेक्रेटरी बाई चांस मुझे जानते थे। ओके। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसको जो है मंडोली जेल में तब रखा हुआ था, आप इनको मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में करवा सकते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं अब रिटायर हो गया हूँ, तो पर क्योंकि आप इतनी हाई पोस्ट से बोल रहे हैं तो मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा जो डायरेक्टर जनरल है। तो कहने कि ठीक है आप कन्वे कर देना, आप उनको कह देना किसी चीज़ की चिंता ना करें। फिर मेरे मन में एकदम ये खटका आया कि मुझे जानता है वो कभी ये बात नहीं करेगा कि मतलब मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, जितना खर्चा होगा देने के लिए, मेरे को जानता होगा ऐसी बात नहीं करेगा। तो मैंने खैर क्योंकि लॉ सेक्रेटरी वो कह रहे थे अपने आप को, तो मैंने ये वाला मैसेज जो है कन्वे कर दिया था जो उस टाइम पे डीजी थे। और उसके बाद मैंने देखा कि उनकी ट्रांसफ़र हो भी गई थी तिहाड़ में। तो तिहाड़ में ट्रांसफ़र के लिए कह रहे थे। तो जो सुकेश चंद्रशेखर का जो मैं जैसे आपने पढ़ा है वैसे मैंने पढ़ा है, हीरोइनें उसको मिलने आती थी, उनको अपने उसमें बैरक में वो ले जाता था। तो जब जहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ पैसा चल रहा है तो वहाँ पे सब चीज़ जो है पॉसिबल है। एक सवाल मेरा ये भी, आपके कार्यकाल में मतलब आपको कितने करोड़ की एक रिश्वत ऑफर हुई, आपने ली नहीं होगी, मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपको इतना पैसा ऑफर किया गया हो किसी की तरफ से और आपने ठुकरा दिया हो? कितना था मतलब एक बहुत। देखिए ये उसमें पहली बात तो है जो मेरे करैक्टर को जानते थे उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मुझे जो है वो ऑफर करे। पर मुझे फिर भी आज की डेट में इतना मिसट्रस्ट है, हर कोई सोचता है यार ये सुनील गुप्ता जी इनसे नहीं लेते हो तो इनसे जरूर लेते होंगे, इनसे जरूर लेते होंगे, हर एक आदमी, क्योंकि खुद उनका कैरेक्टर खोखला है तो वो कोशिश करता है। तो मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आए, तो पर मैं जब सुनील गुप्ता तो सुनील गुप्ता ही था। एक सवाल, एक और मेरा एक सवाल है, आप 81 से आपने ज्वाइन किया था, 2016 में आप रिटायर हो गए थे, उस दौरान आपके यहाँ पे फांसी भी काफ़ी हुई है सर। एक तो अफजल गुरु की याद है मुझे, एक कसाब की, बाकी आपको ज़्यादा पता होगा। तो एक थोड़ा सा फांसी का प्रोसेस कैसे होता था सर, इसको लेकर मतलब क्या जो उसमें इसमें ऐड कर देता हूँ सर, क्योंकि आपने कई जगह पे इंटरव्यू दिया तो उसमें ना आपने कुछ जगह पे इंटरव्यू दिया तो आपके इंटरव्यू पे कुछ लोगों ने विवाद भी किया कि आप सिंपैथाइज हो रहे हैं देश के दुश्मनों के। आपने कहा ना कि वो आपको ऐसा लगा कि उसने नहीं किया था अंतिम वक्त बताया, तो लोग कहे कि लोगों ने, कई लोगों ने परसेप्शन क्रिएट किया मैंने देखा है, पढ़े कि आप सिंपैथाइज हो रहे हैं उनके लिए जो उन्होंने देश के खिलाफ काम किया। सर देखिए क्या होता है, जो जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर और जेलर का रिलेशनशिप होती है गेस्ट और होस्ट वाली। जेलर इज द होस्ट, प्रिजनर इज द गेस्ट। अब आपके घर कोई आपका गेस्ट आता है तो आप उसको कैसे रखते हैं?
हमारी रिलेशनशिप वो होती है। अब किसी प्रिजनर ने क्या क्राइम किया, जैसे अफजल गुरु की आपने बात की है, अफजल गुरु ने नो डाउट बड़ा हीनियस क्राइम किया था। जब कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दे दी, मैं तो कुछ कमेंट करने वाला था नहीं, पर एज ए होस्ट जब उनका फाइनल एग्जीक्यूशन हो रहा था, आपने एक क्वेश्चन किया कि जब किसी का भी मैंने 8 एग्जीक्यूशन देखे हैं। सबसे पहले मैंने देखा था रंगा बिल्ला का, 81 में रंगा बिल्ला का। उसके बाद मैंने मोहम्मद मकबूल भट्ट, एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे, उनका मैंने एग्जीक्यूशन देखा। उसके बाद करतार सिंह उजागर सिंह थे, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, इंदिरा गांधी वाले नहीं, करतार सिंह उजागर सिंह जो थे, एक डॉक्टर मिसिस जैन का जो है एक मर्डर हुआ था, जिसमें डॉक्टर जैन जो है उन्होंने मर्डर करवाया था। अच्छा। तो उनको फांसी लगी। खाली फांसी क्यों लगी, उन्होंने 500 रुपए के ऊपर मर्डर किया था। जिसने मर्डर करवाया वो तो आराम से छूट गए बाहर। मतलब इसने मेरे को मेरी एकदम परसेप्शन चेंज किया कैदियों के लिए, कि जिसने मर्डर करवाया वो तो बाहर निकल गए, और जिन्होंने मर्डर किया था 500 रुपए के पीछे, उनको फांसी भी लटका दिया। करतार सिंह उजागर सिंह मिसेस गांधी के हत्यारों के, उसके बाद मिसेस गांधी के केयर सिंह और सतवंत सिंह, उनकी हुई। उसके बाद अफजल गुरु की लास्ट हैंगिंग जो मेरे टाइम पे अफजल गुरु की थी। अफजल गुरु की हैंगिंग में मैं एज ए अपना हेडक्वार्टर ने मुझे भेजा वहाँ पे, क्योंकि लीगल हैंड होने की वजह से वहाँ देखने के लिए। वैसे सुप्रीम जेल जो है वो उसको सुपरवाइज करते हैं। तो वहाँ गए तो इससे जब अफजल गुरु से बात की, आखिरी बात जो होती है, तो उसने कहा कि मतलब बहुत टेंस होता, मैंने जितनी 8 फांसियाँ देखी उसमें ये होता था कि जिसको भी फांसी होने वाली होती थी वो बड़ा ही टेंशन में होता था। ये टेंशन में नहीं था। तो ये टेंशन में ही था। टेंशन में कैसे नहीं था कि इन्होंने सबसे पहले तो मैं एक गाना सुनाया बॉलीवुड का, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। पूरा गाना गाया इनको, पूरा आखिरी टाइम पे जब आप 1 घंटे में लटकने जा रहे हो, उस टाइम पे आप बॉलीवुड का पूरा गाना सुना रहे हो। वो पूरा हंस के ये गाना सुनाया इन्होंने, हमने भी इनके साथ ही जो है वो गाना गाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये वो नहीं है जिसको कि आप समझ रहे हो, मतलब मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर को मैं भारत का एक अंग मानता हूँ। मैंने कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात नहीं की। मैंने कहा ये बात लिख के दे। इसने वो वाली बात अपनी वाइफ के नाम पे चिट्ठी लिखी और उस पर लिखा। फिर उसके बाद कहा कि मैं चाहता था कि इस देश से जो है करप्शन का खात्मा हो। बेशक ये तरीका गलत है उसके ऊपर करने में, मैं आप पता कर लो, मैं PUCL वगैरह का बड़ा एक्टिव मेंबर रहा हूँ। तो ये वाली बात उसने की। तो उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है अब गुप्ता जी मुझे पता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, पर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि देश में टेररिज्म आए। और मैंने कहा देखो आपके जाने के बाद जो हो सकता है जम्मू कश्मीर में राइट्स हों, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक संदेश लिखा कि मेरे जाने के बाद वो नहीं करना, क्योंकि मैं इस देश में जम्मू कश्मीर की एक इसके साथ ही मैं इंडिया के साथ रहे, हमेशा मैं उसका जो है सपोर्टर था। मैं कभी भी नहीं चाहता था ये अलग हो, और मेरे जाने के बाद आप शांति बना के रखें। ये उन्होंने अपनी घरवाली के थ्रू जो है उन्होंने मैसेज दिया। तो उसके बाद जो है इनको जब लटकाया तो ये चीज़ें ना फिर याद आती हैं। इन्होंने मुझे कहा कि मैं ना आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ, मुझे आपकी आंखों में कंपैशन नज़र आ रही है। तो मैं जब मुझे लटकाओ तो मैं आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ। तो ये जब गए मैंने कहा ठीक है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मेरी आंखों में देखो। तो ये जब इनको लेके गए फांसी के फंदे तक, तो ये मेरी आंखों में देखते हुए गए। फिर जब देखते हुए इन्होंने फिर जब जलाद, जिसने भी हमारे उस जलाद का काम करना, जलाद नहीं था, जेल स्टाफ ने इनको फांसी दी। आखिरी इच्छा क्या बताई थी सर उन्होंने? आखिरी इच्छा कोई नाम की चीज़ नहीं होती। ओके, फिल्मों ये फिल्मों में खाली होती है आखिरी इच्छा। आखिरी इच्छा कोई नहीं होती। आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, अगर आपके पास कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या आप कोई और बात आप कहना चाहते हैं, तो आप एक मैजिस्ट्रेट आते हैं, SDM या ADM रैंक के होते हैं, वो आते हैं। क्योंकि आप देखें आपने अगर बाहर भी अपनी कोई प्रॉपर्टी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं आप। तो ADM या SDM होता है, उनसे काफ़ी ऊपर ये रैंक का ऑफिसर होता है,
वो खाली उनकी विल को रजिस्टर करने आता है। अच्छा सर, जो अभी आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं उसको अगर मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, एक इमेजिनेशन करने की कोशिश कर रही हूँ, रूह कांप रही है मेरी ये सब, तो आपके सामने मतलब ये चीजें हुई तो कितने दिन तक आप फ्लैशबैक में रहे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? देखिए, हम एक तो हमारा आदी हो जाते हैं कि देखते हो 8 फांसी मैंने जैसे आपको देखा है कि हो गया। दूसरा क्या है कि ज़्यादातर कैरेक्टर आप भूल जाते हो। इस कैरेक्टर को आप इसलिए नहीं भूले, एक तो उन्होंने थोड़ा पर्सोनिफाई कर दिया, आइस वाली बात कही, तो एक तो इसने पर्सोनिफाई कर दिया। दूसरा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई आदमी जो है जाते टाइम पे गाना बोल के जा रहा है। ओके, हाँ। इस गाने को मैंने मेरे ख्याल और नहीं तो 50 बार देखा होगा। जब उसके जाने के बाद मैं घर पे गया, मैंने सबसे पहले YouTube पे गाना चलाया। मुझे लगता है मेरे उस बार बार देखने से गाना भी शायद पॉपुलर हुआ हो। तो उसके बाद क्या है कि मैं जब घर पे गया, इसकी याद इतनी वो थी, तीव्र थी, नहीं तो बिल्कुल, क्योंकि अलग से वो था कि कभी भी देखे मैं फांसी की सज़ा के कभी भी सपोर्ट में नहीं रहा। फांसी की सज़ा जनरली जो है मेरे हिसाब से भारत में होनी नहीं चाहिए। फांसी की सज़ा का अगर इफ़ेक्ट होता तो आपके मर्डर खत्म ना हो जाते। आप देखें, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है मर्डर वाला होता है। सबको पता है कि अगर हम मर्डर करेंगे तो हमें डेथ सेंटेंस हो सकती है, पर उसके बावजूद मर्डर का सबसे बड़ा क्राइम है और सबसे ज़्यादा प्रिजनर जो है मर्डर रिलेटेड ऑफेंस में, और कन्विक्ट भी सबसे ज़्यादा मर्डर केस में। इसका मतलब ये इनइफेक्टिव है जो सर अब देखिए ना, अब इसे जल्दी में कुछ बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि कई सारे कैदीज आए, और जब हाई प्रोफाइल कैदी आते हैं तो सब कुछ कानून एक तरफ हो जाता है, कैदी को अलग किस्म का ट्रीटमेंट मिलता है। सिटिंग सीएम भी रहे, और देखिए जिस जेल के जो जेल जिस राज्य में है उस राज्य के सिटिंग सीएम जेल में थे, उनकी तरफ से कई सारी शिकायतें की गई कि ये सुविधा नहीं, ये व्यवस्था नहीं, दवाइयाँ नहीं। और जो जेल मंत्री है, क्योंकि वो उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था, तो ऑब्वियस सी बात है जो जेल मंत्री है उनका बॉस कौन है? मंत्री का मुख्यमंत्री है, यानी कि वो सुपर बॉस हैं जेल के भी। तो उसमें राजनीति ज़्यादा थी, या कि आपको क्या लगा कि ये संभव है कि जो उस जेल का सर्वे सर्वा है, मतलब रिपोर्टिंग है, वो चाहता तो जेल मंत्री को बोलता है कि मुझे तिहाड़ का फाइल ला के दो। जब वो मंत्री मांग सकते हैं, सीएम है तो मंत्री से मांग ही सकते हैं। उन्होंने ये कंप्लेंट कर दी, आपको ऑथेंटिक लगा था वो? देखिए क्या होता है कि तिहाड़ में ना, जैसे मिस इंदिरा गांधी रही, मोरारजी देसाई रहे, एक्स प्राइम मिनिस्टर और ये काफ़ी रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वीआईपीज़ को कैसे हैंडल करना है ये हमें जनरली आता होता है। अब जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी की बात की है या जेल मिनिस्टर की बात की है, दिल्ली में क्या है कि पॉलिटिकल लीवेज जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि जो भी ये लोग, जो असली जो दिल्ली का राजा है वो सीएम या वो नहीं है, दिल्ली का राजा है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी और सीएम की आपस में नहीं बनती, तो उसमें नेचुरली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेगा वही चीज़ होगी। मुझे लगता है वही चीज़ इसमें हुई है। देखिए मेरे हिसाब से जो है, जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि किसी को अगर आप सैलेड खाने के लिए दे रहे हैं या उनकी कोई मालिश कर रहे हैं, मालिश करना बड़ी आम बात है। जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं सब मालिश या पैसे वाले देते हैं, हर कोई मालिश करवाते हैं। मालिश इसलिए करवाते हैं कि हमारे जो 85% जो प्रिजन पॉपुलेशन है गरीबों की है। ये लोग बेचारे अपना नंबर बनाने के लिए ये लोग जेलर के पास जाके उसके पैरों को हाथ लगाते हैं, उसकी मालिश करते हैं कि आप हमें इनकी मालिश करने पे लगा दो ताकि किसी की नौकरी लग जाए बच्चे की, या कुछ पैसे मिल जाए। तो हर कोई किसी की मालिश होती है। तो ये इनकी जो मालिश हुई या कुछ हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर क्योंकि गवर्नमेंट में आपस में एक डिस्प्यूट था, इसी वजह से ये बहुत बड़ी बात बन गई। नहीं तो जनरली मालिश वगैरह तो चलता एक सवाल दीपिका, सवाल रोटी वाला जरूर पूछ लीजिए। वही मैं पूछ रही थी कि हमने ना बचपन से हम जब खेला करते थे, एक बहुत हम लोग बोला करते थे कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब जब हम बड़े हुए तो कुछ अभी हम डिस्कस भी जैसे कर रहे थे कि एक बहुत ही कुछ दिनों पहले एक ऐसी बात चली थी कि अगर जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो रोटी खा लेंगे, अगर जेल का खाना खा लेंगे तो उनको बच्चों का जो इशू आ रहा है वो, क्या आप तक ये बातें आई थी? कुछ मैंने इस न्यूज़ में ये भी पढ़ा था कि आपके अड़ोसी पड़ोसियों ने भी अप्रोच किया था कुछ लेडीज जो छोटे छोटे क्राइम करके वो जेल जाकर इसलिए सिर्फ कि उनके बच्चे हो जाएं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो एक लाल किताब है।
जादू टोने की किताब है, उसमें ये वाली बात लिखी हुई है कि अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, जेल का पानी पी लेते हैं, जेल का खाना खा लेते हैं, जेल की मिट्टी की ताबीज़ बना लेते हैं, तो आपके जो ग्रह जो है टल जाएंगे, बुरे ग्रह टल जाएंगे। तो जो आप एक बच्चे वाली बात कर रहे हैं, क्या था कि ये शायद 2000 अर्ली 2000s की बात है। हमारे यहाँ जनरली जो है 15 से 20 तक औरतें आती थी जो कि प्रेग्नेंट होती थी, और जो कि प्रेगनेंसी जेल में होती थी, बच्चे जेल में पैदा होते थे। तो एक बार हमने देखा कि एक साल में 15-20 से एकदम ये 30-35-40 तक पहुँच, 45 तक पहुँच गया। हम बड़े हैरान कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब औरतें आती हैं, ज़्यादातर औरतें आती थी शराब वगैरह के केस में जेल में आती थी, शराब की ज़्यादा बोतल, एक्साइज एक्ट के जो केस होते हैं उसमें आना और आके जेल में बंद हो जाना, अपनी जमानत नहीं करवाती थी। तो जब इतना हुआ तो उसका क्या है, प्री नेटल पोस्ट नेटल सारी केयर जो है जेल वाले करते थे। तो उसके पीछे धारणा ये थी औरतों में कि अगर जेल में बच्चा पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा। जो भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, और लड़का जो पैदा होगा बड़ा होनहार होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए हमने फिर अखबार में, प्रेस ऑफिसर भी था जेल का, हमने अखबारों में विज्ञापन दिए, अखबारों में खबरें दी कि 45 बच्चे पैदा हुए, 45 में से इतनी लड़कियां ज़्यादा थी, 29 लड़कियां हुई, 16 लड़के हुए। तब जाके ये वाला भ्रम टूटा। लेकिन सर जैसे आपने इसी से जुड़ा हुआ सवाल, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है। जेल के अंदर जब हम जेल की बात करते हैं तो पुरुष ही हमारे दिमाग में होते हैं, महिला कैदियों की भी ठीक ठाक संख्या है जो जेलों में है। वो जब जेल में जाती हैं तो वो कैसे फंक्शन होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने एक बात कही कि कई प्रेग्नेंट लेडीज़ भी जाती होंगी जिनके बच्चे का जन्म होता होगा, कुछ लोग इस तरीके से जिनके दूध मुँहे बच्चे होते होंगे। अब वो दूध मुँहा बच्चा को छोड़ के तो जा नहीं सकती, तो क्या वो दूध मुँहा बच्चा लेकर जेल में जाती हैं तो उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है? और जो बच्चे होते हैं, अगर जो जेल में बच्चा पैदा हुआ तो वो कितने दिन तक जेल में रह सकते हैं? इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं सर, तो इस पर अगर कुछ आप प्रकाश डाल पाए। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से जो है 6 साल तक का बच्चा जो है माँ के साथ रह सकता है। तो 6 साल तक का बच्चा है जब माँ के साथ रहेगा। इसके ऊपर काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च करवाई कि बच्चे को जेल में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। एक तो ग्रुप कहता था नहीं, बच्चे को जेल में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो गंदी हैबिट जो है वहाँ पिकअप करेगा, और दूसरा उसके इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा कि वो जेल में पैदा हुआ या जेल में रह के आया। पर दूसरा एक व्यू था जो कि डोमिनेंट व्यू था कि अगर बच्चा जो है माँ के साथ रहेगा तो बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा होगा, बानिस्बत कि वो बाहर रहे, माँ से दूर रहे, और बाहर अगर गलत हैबिट वगैरह वो पिकअप करता है तो इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चे को रखना चाहिए। 6 साल तक बच्चा जो है माँ के साथ रहेगा। तो हमारा कानून है कि 6 साल तक का बच्चा जो है माँ के साथ रहता है। जेल में क्रैच हैं जो कि NGO चलाती हैं, और उसमें बच्चे की पूरी परवरिश ऐसी की जाती है जैसे घर में होती है। घर जैसी तो वैसे नहीं हो सकती, पर उसकी डाइट वगैरह का घर से भी ज़्यादा अच्छा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये लेडीज़ जो होती हैं ये एक लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से आती हैं, तो उनके लिए पूरा ध्यान रखा जाता है कि पूरा उनको खुराक जो है एक आम उसको औरत को जो बाहर जो मिलती है वो दें इसको, प्लस उनको एटिकेट सिखाते हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो उनको जेल में देते हैं। तो इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइंस हैं जिसको कि हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उस गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते तो बहुत तगड़ा वायलेशन होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का। तिहाड़ में जैसे नीरज भवाना ऐसे कोई लेडी का कोई गैंग भी रहा है कि जो हाँ, लेडीज का भी आपने पीछे पढ़ा होगा कि अनुराधा करके थी, उनकी शादी वगैरह के लिए इवन कोर्ट ने उनको बेल दी थी कि वो शादी करें वो। और उसके अलावा अनुराधा के अलावा भी और भी कई गैंगस्टर वगैरह जेल में रहे हैं, तो नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि अब वो अपनी गृहस्थी वगैरह बसा रही हैं, चल रही है उसमें। तो सर देखिए, जैसे जेल को लेकर जब भी हम बात करते हैं तो एक पॉजिटिव नोट पे तो बात नहीं होती है, नेगेटिव नोट पे ही बात होती है। जेल में सुधार करने के लिए अगर एज एन एक्स जेलर, जेल अधिकारी के तौर पर मैं आपसे पूछूं तो सरकार को, जैसे आपने तो पहले बता दिया कि भाई वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे से फर्स्ट है, तो जब नीचे से फर्स्ट है तो ध्यान में आएगा ही नहीं। तो अब मसला ये है कि कैसे किया जाए।
क्योंकि जब तक समाज के उस एरिया को अपने अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जो जेल का क्षेत्र है या सामाजिक तौर पर देखें कि जो जेल में जाता है तो हमारे ही समाज के लोग हैं अपने, जब तक उस वहाँ पर वाकई वो सुधार गृह नहीं होगा तब तक आप सोसाइटी में वो चेंजेस नहीं ला सकते। तो आमूल चूल अब एक जो एक दिमाग से पूरा खुराफाती हो गया है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बहुत हालांकि बहुत माइनर लोग होंगे, उसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो वाकई सुधरना चाहते होंगे। क्योंकि एक मैं कहीं पे मैंने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो अपराधी होते हैं वो जो घटनाओं को अंजाम देते हैं वो कुछ सेकंड का दिमाग में फितूर आता है और वो कर जाते हैं। करने के बाद उनको पछतावा भी होता है। अगर वो जेल में गए पछता रहे हैं तो वाकई वो सुधरना चाहे तो उसको उनको वो माहौल भी मिले कि वो सुधरे। तो क्या करना चाहिए सरकार को? मैं सरकार के दृष्टिकोण से देखिए इसमें क्या है कि 90% प्रिजनर ऐसे हैं कि अगर जेल के आप पूरे दरवाजे खोल के रख दो, गेट तो खोल दो और सब नहीं भागेंगे। खाली 10% है जो सोच सकते हैं भागने के लिए और 10% में से भी 5% भागने की आगे एक्चुअल प्लानिंग करेंगे। ये हमने चार्ल्स सोबराज के टाइम पे देखा था। जब चार्ल्स सोबराज भागा था उस टाइम सब लोगों को पता था, करीब करीब वहाँ पे 1,500-2,000 लोग थे उस जेल में, सबको पता था कि दरवाजे खुले पड़े हैं, पर उसके बावजूद खाली 13 लोग भागे थे। तो नहीं भाग, खाली हार्डन प्रिजनर होते हैं जो कि भागने की सोचते हैं। और गैंगस्टर तो वैसे नहीं भागता क्योंकि उसको पता होता है बाहर गया तो कोई अपोजिट गैंग वाले ने कोई कर दिया, पुलिस ने कुछ एनकाउंटर कर दिया, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो नहीं भागता। देखिए क्या होता है कि जेल में सेग्रीगेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि आपने जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं उनको आपने जो है जो हैबिचुअल प्रिजनर है उनसे अलग रखना है। जहाँ पे आपका ये सेग्रीगेशन टूटा नहीं तो आपकी जेल जो है वो कालू से कालिया बन के बाहर निकलेगा। क्योंकि अगर एक आदमी जो है जो पहली बार जेल में गया है, अगर उसका डील डोल अच्छा है और किसी गैंगस्टर की नज़र पड़ जाती है कि ये बंदा मेरे काम आ सकता है, वो पूरी कोशिश करेगा उसको अपने गैंग में लेने की, उसकी बेल करवा देगा, उसको जेल में सारी सुविधाएं दिलवा देगा और उसको पूरा ऐसे जेल में रखेगा, मोबाइल दिलवा देगा अगर उसको वो होगा तो उसमें पूरी सुविधाएं देगा ताकि वो उसके चंगुल में फंस जाए। और अगर एक बार वो उसके चंगुल में फंस गया, इसका मतलब कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। क्योंकि अभी जो दिल्ली एनसीआर या पूरे उत्तर भारत में, या भारत का जो सबसे बड़ा, भारत से बाहर भी उसका खूब नाम चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, और उसके समानांतर जो अपराधी गैंग है जो गिरोह चलाते हैं, इनके टारगेट पर 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल के लड़के होते हैं। ये हायरिंग सर कैसे करते हैं? बहुत सारी हायरिंग तो जेल से ही होती है, जेल के अंदर ही करते हैं। तो जो आपने कहा ना कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है उसको आप उन हार्ड एंड फाइन क्रिमिनल के साथ अगर रखते हैं तो फिर वो टारगेट में आ जाते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं वो ब्रिज तो हो रहा है, जबकि ये 17-18 साल के लड़के लॉरेंस के प्रभाव में आ जा रहे हैं या कोई भी XY गैंगस्टर। ये सारा जो है जेल मैनेजमेंट पे होता है। अगर जेल मैनेजमेंट आपकी ठीक है, आपने, मैंने आपको बताया सबसे पहली ड्यूटी जो है जेल सुप्रीम की होती है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजनर। अगर आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसको जो है हैबिचुअल से दूर रखा है और हैबिचुअल को उसके ऊपर नज़र नहीं पड़ने दे रहे तो वो बच जाएगा। और ज़्यादातर प्रिजनर हमारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, 70% प्रिजनर ऐसे होते हैं जो 6 महीने में निकल जाते हैं। पर अगर आपकी मैनेजमेंट ख़राब है या आपका जो मैनेजर है सुप्रीम जेल जो है, अगर वो उनके साथ मिला हुआ है या डरा हुआ है और वो उसके कहने से, कई हम सुनते हैं ना कि गैंगस्टर जेल चला रहे हैं, और अगर गैंगस्टर जेल चला रहे हैं और उस गैंगस्टर को लगा कि ये वाला बंदा जो है मेरे साथ रहना चाहिए और सुप्रीम जेल उसके कहने पे अगर वो कर रहा था। इसी से दीपिका सवाल है मेरा, कई राज्यों ने ओपन जेल का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया है, कई जगहों पर संचालित भी हो रहा है, हरियाणा में भी पेट्रोल पंप वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो आप उसके सपोर्टर हैं या आपको लगता है कि वो ठीक है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं? नहीं, पूरा मैं सपोर्टर हूँ। पर देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो जेलों की पॉपुलेशन है उसमें करीब करीब 80% पॉपुलेशन जो है वो अंडर ट्रायल्स की है। अंडर ट्रायल्स को वो वाली ट्रीटमेंट ओपन जेल की नहीं दे सकते, वो खाली होती है कन्विक्ट्स के केस में। वो कन्विक्ट्स भी ऐसे जो कि अपने फैग एंड ऑफ देयर सेंटेंस होते हैं उनके लिए सर होती उस पे अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का भी आया था, मैंने देखा था कि स्कैन करो जल्दी से वो मिल जाए, कई देखा था हमने कि वो फैसला आपने देखा, वो सही फायदा। देखिए वैसे क्या है कि अगर आप देखेंगे हमारी इंडिया डेमोक्रेसी है, ज़्यादातर आप डेमोक्रेसी में जाएंगे वर्ल्ड में, वहाँ पे बेल जो है दैट इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो ज़्यादातर आप उनमें स्टेट्स में कंट्री में देखोगे वहाँ पे जो है अंडर ट्रायल जो है बहुत कम होते हैं, मेन होते हैं कन्विक्ट।
पर एक हिंदुस्तान एक ऐसा है कि जहाँ पे 80% के मतलब 76%, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ आपकी जो 2024 की वो है पॉपुलेशन की फिगर्स हैं हमारी, 76% अंडर ट्रायल है और 24% कन्विक्ट है। इतनी बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल किसी भी कंट्री में नहीं जितने की हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो अंडर ट्रायल को जेल में भेजते हैं एज ए पनिशमेंट भेजने की इनकी वो है, जबकि अंडर ट्रायल की कभी भी प्रिवेंटिव खाली उनकी कस्टडी होती है, उनकी ये एज ए पनिशमेंट नहीं होता। पर हमारे यहाँ एज ए पनिशमेंट उनको जुडिशरी जो होती है वो भी उनको एज ए पनिशमेंट जेल में भेजती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो रिफॉर्मेटिव आपके जो एक्शन होते हैं, जो आपने ओपन जेल सेमी ओपन जेल की बात की है, इवन इसमें ओपन जेल क्लस्टर होते हैं जिसमें कि आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। जी। राजस्थान में ऐसा है। तो जो ये ओपन जेल की जो ट्रीटमेंट होती है खाली कैदियों के लिए होती है, और कैदी जब आपके पास लिमिटेड है तो उनके ऊपर आप ये वाली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर मेजोरिटी आपकी जो अंडर ट्रायल्स की है, जिनके ऊपर आपने कहा, दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली का क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर उसको अंडर ट्रायल के हिसाब से देखें, यहाँ पे करीब 90% अंडर ट्रायल है। पूरे तिहाड़ और बिहार में लगभग बराबर है कि 90% अंडर ट्रायल है और 10% जो है कन्विक्ट है। सर अब अच्छा, एक और सर से मेरा सवाल रहेगा, रोजगार की हम बात करते हैं कि जेल के अंदर जो कैदी हैं वो रोजगार करके कुछ अपने लिए थोड़ा थोड़ा कमाई कर लेते हैं। तो अब मैं अंदर का एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी हम जब सूरजकुंड मेले में भी गए थे तो वहाँ मैंने देखा था कि एक अलग से स्टॉल लगा हुआ था कि हरियाणा के जो कैदियों ने सामान बनाया था, वाकई बहुत अच्छा सामान था वो। तो आपके अनुभव में, आपके कार्यकाल में आपने ऐसी क्या चीज़ें देखी हैं जो वाकई आउट ऑफ द बॉक्स रहे हो, कि आपको लगा हो कि ये यहाँ पर कैदी ज़रूर हैं लेकिन यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डिजर्व करते हैं कुछ अच्छा? मैंने आपको जैसे शुरुआत ही मैंने इससे की थी कि कैदी अगर हमारी हेल्प ना करें तो हम जेल भी नहीं चला सकते। कैदी मीन्स मैं कैदी में अंडर ट्रायल्स वगैरह को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि लॉ हमारा ये कहता है कि जो भी कैदी जिसको कैद होगी, मैंने आपको बताया जैसे दिल्ली की बात करें 10% कैदी होते हैं, 90% अंडर ट्रायल है। 10% कैदियों में से जब आपको किसी को भी कन्विक्शन होती है तो उसको काम देना ये सुप्रिटेंडेंट जेल की जिम्मेवारी है। अगर सुप्रिटेंडेंट जेल काम नहीं देता तो उसको वेजेस देने पड़ेंगे। इसलिए काम क्या देगा, एक तो जेल फैक्ट्री होती है, जेल फैक्ट्री में आप कारपेंट्री वगैरह का काम करते हो, ब्रेड वगैरह बनाने का है, बेकरी आइटम बना रहे हो आप, और भी कई सारे काम हैं। सर अब देखिए मेरे पास ना 2-3 मिनट है तो जल्दी से 2-3 सवाल। एक मैं कहता हूं और बहुत मेरे जैसे कई लोग कहते हैं कि इस वक्त देश का जो सबसे वीवीआईपी कैदी है हरियाणा के रोहतक सुनारिया जेल में बंद है, वो हर 2-3 महीने में राम रहीम साहब को जो सजा याफ्ता हैं उनको जमानत फरलो मिल जाती है। तो उसमें कहा जाता है कि जेल मैनुअल के आधार पर दिया जाता है। कोई कहता है कि भाई इनको तो चाबी दे दो कि सर आप आ जाओ, 1 महीने रहो, 2 महीने बाद फिर वापस चले जाओ। तो अब उसमें कहते हैं कि जेलर ने माना कि इनका व्यवहार ठीक है तो उनको इजाजत दे। तो ये कैसे संभव है सर कि एक साल के अंदर 3 बार वो 30 40 दिन का पेरोल फरलो मिलता है? अगर आप दिल्ली का देखो तो दिल्ली में 5 बार एक कैदी जो है जा सकता है एक साल में। एक साल में मतलब कन्विक्ट ईयर कहते हैं, मतलब 3 बार फरलो पे जा सकता है और 2 बार उस पे कितने दिन की हो सकती है? 2 बार जा सकता है पैरोल पे। जो फरलो है हमारे यहाँ 3-3-2 मतलब 8 हफ्ते की जो है फरलो है, और पैरोल जो है वो आपकी मतलब 15 दिन। फरलो और पैरोल में क्या मतलब होता है सर इसका? पैरोल होती है कि अगर आपको कोई किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, कोई खुशी है, मैरिज है, कोई इमरजेंसी है, उसमें पैरोल दी जाती है। वो फरलो जो है ये रिवार्ड होती है। मतलब अगर आपने जेल में अगर आपने बहुत अच्छा व्यवहार रखा तो आपको, जैसे दिल्ली है 8 हफ्ते की है, हरियाणा है वहाँ पे 7 हफ्ते की होगी है, लेकिन सर प्रैक्टिकल बात, कानून छोड़ दीजिए। हाँ। गुरमीत राम रहीम को अपना जो भी उसका है उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि 1 साल के अंदर ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते कि कभी 30 दिन का मिल गया, 30 दिन बाहर क्या 2 महीने अंदर रहा, फिर 40 दिन के लिए बाहर चल गया, इतना तो नहीं सब जगह ऐसे है। देखें जितने ज़्यादा पैरोल फरलो पे छोड़ते हो किसी को, उतना आपको माना जाता है कि आप रिफॉर्मेटिव स्टेट हो। ओके। हमारे यहाँ तो देखें, आप उसको पॉजिटिव नोट पे ले रहे हैं। ये पॉजिटिव नोट पे होता है हमारे यहाँ।
दिल्ली की मैं अगर बात करूं, दिल्ली में ज़्यादातर कैदी जो है छूटना ही नहीं चाहते, बाहर नहीं जाना चाहते। फरलो जो होती है, बड़े लिमिटेड लोग फरलो लेते हैं। हमने बल्कि इनको जबरदस्ती 2016 में जबरदस्ती इनको हमने हरिद्वार भेजा हमारे, क्योंकि 80% कैदी थे, 80% कैदी निकलना नहीं चाहते थे। वो कहते थे उनके कोई है नहीं, किसको देखने जाएंगे, तो उनको हमने जबरदस्ती हरिद्वार भेजा कि आप जाके 3-4 सर मेरे पास 1 मिनट है। एक आखिरी सवाल, मेरे भी बहुत क्यूरियोसिटी है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है सर, लेकिन मैं जानना चाहूंगी। हम लोग अपने ऑफिस आते हैं तो हम बोलते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, एक जेलर जब अपने ऑफिस जाता है तो ऑफिस नहीं, तो आप लोग क्या टर्म, कभी आपके मुंह से निकला कि जेल जा रहा हूँ, या किसी ने कुछ बोला? मेरे मुंह से तो हमेशा ही निकलता था कि मैं जेल जा रहा हूँ, और बड़ा अजीब सा लगता जब मैं कहता था ना जेल में जा रहा हूँ। जो मेरे साथी बैठे होते थे कहते जेल 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 में जा रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा वो होता था, awkward सिचुएशन पर हमें आदत पड़ गई थी कि मैं जेल जा रहा हूँ। सर अब 1 मिनट है। जैसे आपने कहा ना स्केप की आपने बात की, जो जिसने सिक्योरिटी को ब्रिच किया, एक तो चार्ल्स ओबराज का आपने जिक्र कर दिया, एक और भाई साहब हैं शेर सिंह राणा, बड़ा चिट्ठी नोट में आपने उन भाई साहब के बारे में थोड़ा बताइए 10-15 सेकंड में, कैसे वो ब्रिच हुआ था? देखिए, शेर सिंह राणा का जो है, इसका जेल में बड़ा अच्छा कंडक्ट होता था। इसको पहले हमने जब ये फूलन देवी मर्डर केस में आया था, मैंने जैसे आपको बताया था हाई सिक्योरिटी के जो रिकमेंडेशन मेरे यहाँ से ही जाती थी, तो इसका जेल में बहुत अच्छा कंडक्ट होने की वजह से हमने इसको हाई सिक्योरिटी से निकाल दिया था। क्योंकि हाई सिक्योरिटी में हमेशा नहीं रख सकते आप उनको, तो क्योंकि बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं हाई सिक्योरिटी के, तो उसको निकाल दिया था। उसका इन्होंने इस तरीके से फ़ायदा उठाना था, एक नकली पुलिस वाला बन के आया, और नकली पुलिस वाला इनको तब उस टाइम पे क्या होता था कि बाहर की जो उसमें कोर्ट में जाना होता था, ऑनलाइन का मोड तो बाहर, हाँ, उस टाइम पे बाहर से पुलिस आती थी लेने के लिए। एक हरियाणा इसका यूपी पुलिस का बंदा आया, वो इसको लेके गया, बाद में फिर यूपी पुलिस का असली बंदा आ गया, तो हमें पता लगा कि नकली पुलिस वाला जो है वो लेके चला गया। एक बात जल्दी से आखिरी, आपने कई किताबें लिखी हैं अपने अनुभव के आधार पर, एक तो वेब सीरीज भी आ चुकी है, और भी कोई वेब सीरीज आने वाली है क्या? इस तरह के कोई प्लान हो? देखिए, किताबें तो मेरे 3-4 हैं मेरी, और 2-3 किताबें तो मेरी बिल्कुल अभी पब्लिश होने वाली हैं। एक एस्केप्स के ऊपर मैंने लिखा है कि देखिए एस्केप्स क्या होता है, एस्केप्स एक तरह का चीटिंग होता है, सिस्टम को कैसे आप चीट कर रहे हैं। अगर आप पंजाब में जाएंगे और जगह जाएंगे तो वहाँ पे जो होता है एस्केप होता है, आर्म्स उससे रिबेलियन होता है, उससे एस्केप होता है। झारखंड में आर्म रिबेलियन होता है, वो जाते हैं। यहाँ पे तिहाड़ में चीटिंग होती है, तो यहाँ पे 15-16 किस्म की चीटिंग से कैसे उन्होंने एस्केप किया। एक तो मेरी किताब इसके ऊपर है, दूसरा मैंने एक एकेडमिक बुक रखी है, जजों और वकीलों के लिए लिखी है, और तीसरी मेरी जो है राइट्स के ऊपर है, प्रिजनर्स के ऊपर। 3 किताबें तो आ चुकी हैं मेरी, बाकी 2 कोई सीरीज आने वाली है आपकी किताबों पे? कोई सब बातचीत चल रही हो? ये किस्मत की बात है। अभी तो शायद कह रहे हैं कि इसका 2nd सीजन अगर आता है ब्लैक क्योंकि ब्लैक वॉरेंट अपने टाइम में कैसे बिता रहे हैं सर फिर आप रिटायरमेंट के बाद? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस मेरे को भगवान की दया है, काफ़ी केसेस आ जाते हैं। तो एक लास्ट मेरा ये सवाल रहेगा कि वो लाइफ आपकी बहुत, मतलब जेल वाली लाइफ जहाँ रोज कैदियों से मिलना, मार काट के कैदी रहते थे, और अब एकदम सिंपल लाइफ हो गई होगी, कितना डिफरेंस देख रहे हैं? अब मुझे लगता है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। कोई कैदी मिलने भी आया सर आपसे? कोई सजा पूरी करके? हाँ, कैदी मिलते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। और जितना अब मुझे लगता है ना कि आपके जो ज्यादातर क्लाइंट होते होंगे सर, वो तबका होता होगा जो महंगे वकील अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। बहुत सारे, मतलब गरीब कैदियों के, हाँ, बहुत सारे गरीब कैदी हैं जिनके बेल वगैरह के केस में करता हूँ, प्रो बोनो करता हूँ, और अच्छे केस भी आते हैं। दोनों का एक मिश्रण है, जो कि मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है, और अपना चल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने अनुभव को साझा किया, और मुझे उम्मीद है कि आपके इन अनुभवों का फ़ायदा स्टेट को भी लेना चाहिए, और जो आपने अपने जीवन में देखा सीखा उसको अगर वाकई इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो जेल, जिसको हम बहुत गंदे जगह के तौर पर बहुत नेगेटिव नोट पे लेते हैं, वो वाकई सुधार गृह हो जाएगा। अगर वो सुधार गृह हो जाएगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में पड़ेगा। थैंक यू सर। मेरा भी यही मानना है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।